घर में ये बुक्स हम कहाँ रखते हैं? अलमीरा में या फिर शेल्फ पे। पर ये शेल्फ एक कंप्यूटर में कहाँ होती है? क्योंकि उसमें भी हम बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं और उनको हमें कहीं ना कहीं रखना होता है, स्टोर करना होता है। तो वो कंप्यूटर में कहाँ होती है? वो कंप्यूटर में होती है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 कंप्यूटर, जिसका हम चैप्टर 2 कवर करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी में हम इसकी फाइल्स को सेव करते हैं। अभी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम मेमोरी और इसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है और इसके लेयर्स कौन कौन सी हैं और कैच मेमोरी का क्या यूज़ होता है। ठीक है। मेमोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंप्यूटर में। ये बेसिक यूनिट होती है जहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है टेम्पोरली, यानी कि थोड़े समय के लिए। और इसमें एक या इससे ज़्यादा चिप्स होती हैं मदरबोर्ड में। You can say it consists of electronic components that store instructions waiting to be executed by the processor, data needed by those instructions and the results of processing the data. तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं जो वेट करते हैं कि उनको प्रोसेस किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा उस डाटा को, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए जो यूज़र इंस्ट्रक्शंस देता है। जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो इक्विप्ड होता है कुछ एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस से, जो कि यूज़ की जाती हैं प्रोग्राम, एप्लीकेशन, डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या फिर सेव करने के लिए परमानेंटली, यानी हमेशा के लिए। उसमें यहाँ पे जो मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, उसमें हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है, उसमें कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या फिर हम उसको परमानेंटली सेव नहीं कर देते हैं। लेकिन परमानेंट सेव करने के लिए उसमें एक कुछ अलग से एडिशनल मेमोरी लगाई जाती है। बिफोर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, लेट अस स्टडी अबाउट मेमोरी यूनिट्स इन कंप्यूटर। तो मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं इसके बारे में हम अब देख लेते हैं। मेमोरी यूनिट्स, जैसा कि आप जानते हो, कोई भी सॉलिड जो होता है, सॉलिड चीज़, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसको हम ग्राम्स में उसका वेट मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में। ठीक है, अगर कम है तो ग्राम्स में, अदरवाइज़ किलोग्राम्स में। अगर वो लिक्विड है तो हम उसको लीटर या फिर मिलीलीटर में, जिसको हम शॉर्ट में ml कहते हैं, उसमें हम उसको मेजर करते हैं। इसी तरह से जो कंप्यूटर होता है उसकी जो मेमोरी होती है उसको हम मेजर करते हैं बिट्स या फिर बाइट्स में। जो कंप्यूटर होता है वो डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि जो हम उसमें डाटा सेव कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो 2 डिजिट्स में स्टोर करता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर करता है ना। आप बहुत हैरान हो रहे होंगे कि हम अगर उसमें कुछ भी एप्पल लिख रहे हैं तो वो एप्पल स्टोर नहीं करेगा। वो क्या स्टोर करेगा? उसको वो कन्वर्ट करेगा 0 एंड 1 में, जिसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जो कंप्यूटर समझता है। ये लैंग्वेजेस जब आप आगे पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि कैसे ये इसको कन्वर्ट करता है। तो इनको हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं या फिर बिट्स कहते हैं। एक बिट क्या होती है? एक बिट होती है एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो डाटा प्रोसेस कर सकता है कंप्यूटर में और स्टोर कर सकता है। अ ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स, यानी कि जब 4 डिजिट्स होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, उसको निबल कहते हैं। और 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं बाइट। ठीक है, तो सबसे जो छोटी डिजिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, वो होती है बिट। और 4 बिट को निबल कहते हैं और 8 बिट को बाइट कहते हैं। जो एक बाइट होती है इज़ द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर कैरेक्टर। ठीक है, सबसे मिनिमम स्पेस है किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। तो सबसे मिनिमम क्या चाहिए? हमें बाइट चाहिए। अगर हमें एक कैरेक्टर सेव करना है तो हमें 1 बाइट चाहिए, यानी कि 8 बिट्स चाहिए। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि ये चीज़ें कितनी उसके इक्वल होती हैं। जैसे 1 बाइट है तो 1 बाइट एक कैरेक्टर के इक्वल होता है। 1 किलो बाइट, अगर 1 किलो बाइट कहा जा रहा है, इट मीन्स उसमें कितने बाइट्स होंगे? 1024 बाइट्स होते हैं। कुछ लोग इसको सिर्फ 1000 ही कहते हैं, लेकिन ये अबाउट 1000 कैरेक्टर्स होता है। एग्जैक्टली 1024 बाइट्स होता है। ऐसे ही 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। 1 टेराबाइट में
1024 गीगाबाइट्स होते हैं। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट्स होते हैं। ये उसके बाद होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट्स। जेटाबाइट में उतने ही एक्साबाइट, और योटाबाइट उतने ही जेटाबाइट, और सबसे बड़ी यूनिट ब्रोंटोबाइट है, ठीक है, जिसमें कि 1024 योटाबाइट्स होते हैं। ये लर्न करना अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आप इनको यूज़ करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको ये लर्न होता चला जाएगा। इसके बाद है बाइट। ये पूरी यहाँ पे लाइब्रेरी का फॉर्म दिया हुआ है, जैसे कि लाइब्रेरी है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो एक तरह की लाइब्रेरी है, जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को सेव करते हैं या अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। वो एक बुक के रूप में आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। जैसे ये बाइट है, तो अगर सिर्फ L कहीं लिखा है या A लिखा है तो उसमें कितना बाइट स्टोर लगेगा? सिर्फ 1 बाइट लगेगा। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स बाइनरी डिजिट्स। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि उसमें 8 बिट्स होती हैं, यानी कि 8 बाइनरी डिजिट्स होती हैं। जो बिट होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इसके बाद पेटाबाइट क्या होता है? पेटाबाइट होता है 1 पेटाबाइट इज 1024 टेराबाइट्स। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रूम फुल ऑफ बुक्स। अब ये मान लीजिए कि एक पूरे रूम में बुक्स ही बुक्स रखी हैं, तो कैसा लगेगा, ठीक है। वो उतनी सारी बुक्स के बराबर उतनी मेमोरी है। किलोबाइट क्या होता है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, यानी कि अगर एक बाइट में एक कैरेक्टर सेव होता है तो इसमें 1024 कैरेक्टर सेव होंगे। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 पेज ऑफ टेक्स्ट बुक। अब इसको बुक का एक पेज समझ लीजिए, ठीक है। उसमें 1000 पेजेस, 1000 वर्ड्स तो होते ही होंगे, है ना। अब मेगाबाइट्स क्या होते हैं? 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। तो इसमें उतने पेजेस हैं, समझ लीजिए। अब ये क्या था? एक कैरेक्टर था, एक कैरेक्टर से वो पूरा एक पेज में कन्वर्ट हुआ। अब ये पेज जो है 1000 पेजेस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक बुक हो जाएगी 1024 किलोबाइट्स में, मेगाबाइट में, सॉरी, ठीक है। तो अब मेगाबाइट, जब बहुत सारी बुक्स इकट्ठे होंगी तो क्या होगा? 1 गीगाबाइट इज 1024 मेगाबाइट्स। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन बंच, अ बंच ऑफ बुक्स। अब बहुत सारी बुक्स का बंच, क्या उसको आप गीगाबाइट मान लीजिए, और 1 टेराबाइट इज 1024 गीगाबाइट। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन एंटायर बुक स्टैंड। अब अगर आप टेराबाइट देखना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि पूरा एक बुक स्टैंड है टेराबाइट्स। तो और पेटाबाइट पूरा एक फुल रूम। तो ये आप इसको एक लाइब्रेरी से कनेक्ट करके सीख सकते हैं कि एक्चुअली मेमोरी कैसी होती होगी, ठीक है। बेसिकली द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। अभी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये चीज़ें हम देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर मेन मेमोरी भी कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम की। क्यों? क्योंकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है सेव होने के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि आप टेबल पे रख के काम कर रहे हैं और आपने उसको अभी तक शेल्फ पे नहीं रखा है, आप टेबल पे कर रहे हैं तो वो टेबल पे ही है अभी, और हो सकता है आप उठा के उसको फेंक दें या फिर उसको अलमीरा में रख दें तो वो सेव हो जाएगा। और अगर आपने उठा के उसको गार्बेज में डाल दिया, इट मीन्स वो सेव नहीं होगा। तो इसी तरह से जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए हम उस पर काम कर रहे होते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों को सेव करता रहता है। और ये 2 तरह की होती है, एक होती है वोलाटाइल, एक होती है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जो मान लीजिए लाइट चली गई तो क्या होगा कि वो सारी मेमोरी लूज़ हो जाएगी, फिर आप उसको दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। नॉन वोलाटाइल होती है जो लाइट चली भी गई, ठीक है, लेकिन तब भी आप उसको, या फिर टर्न ऑफ हो गया कंप्यूटर, तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। रैम और रोम जो होती है ना, ये 2 मेजर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 मेजर टाइप हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी।
ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं और कोई भी कंप्यूटर विदाउट प्राइमरी मेमोरी नहीं चल सकता, ठीक है ना, क्योंकि उस पर हमें कुछ भी अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसको स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए भी मेमोरी की ज़रूरत होती है, और वो तभी हम यूज़ कर सकते हैं अगर उसमें रैम या रोम या फिर आप कह सकते हो प्राइमरी मेमोरी हो। रैम क्या होता है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कुछ मेमोरी चिप्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन को रीड करती है प्रोसेसर से और दूसरे डिवाइसेस से। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो रैम में लोड होते हैं और स्टोरेज डिवाइसेस से लोड होते हैं। जैसे कि स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? एक हार्ड डिस्क, और ये रैम में तब तक रहती है जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं हो जाता। जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो तो ये रैम से हट जाती है। और अगर आप किसी एडिशनल एप्लीकेशन या डाटा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तब भी वो सबसे पहले रैम में लोड होती है स्टोरेज डिवाइसेस से, ठीक है। द प्रोसेसर CPU इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस। जो प्रोसेसर होता है वो जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हो आप प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, उनको प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेसर इंटरप्रेट करता है, उसका मीनिंग जानता है। और वाइल द प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज़ इन रैम, और उस टाइम क्या होता है, वो सारे प्रोग्राम कहाँ चल रहे होते हैं? रैम में चल रहे होते हैं। उस टाइम जो रैम में कंटेंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ अकोमोडेट रैम कर सकता है। यानी कि आप एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन चला रहे हो तो वो भी रैम में स्टोर हो सकता है। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। ऐसी मेमोरी है कि अगर आपका कंप्यूटर किसी रीज़न से ऑफ हो गया या आपने उसको परमानेंटली सेव नहीं किया तो क्या होगा? वो लूज़ हो जाएगी। सारी चीज़ें वो जो आपने बनाई हैं वो लूज़ हो जाएगी। तो आपको उसको ज़रूर से ज़रूर सेव कर देना चाहिए ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सको। तो सेविंग क्या होता है? सेविंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग आइटम्स फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क। यानी जब आप अपनी रैम से कोई फाइल परमानेंटली सेव करते हो तो उसी को सेव करना कहते हैं। उसको हार्ड डिस्क में कॉपी करना ही सेव करना होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रैम। 3 कॉमन टाइप्स ऑफ रैम कौन सी हैं? एक डायनामिक है, एक स्टैटिक है, एक मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम है, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है डायनामिक रैम, जिसको डी रैम भी कहते हैं। अब ये जो डायनामिक रैम है ये इनएक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ही सस्ती पड़ती है, मोस्ट पॉपुलर है, ज़्यादातर यही यूज़ होती है और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या है? SDRAM यानी कि SD रैम, जिसको कहते हैं सिंक्रोनस डी रैम, और ये बहुत तेज़ फास्टर होती है डी रैम से और ज़्यादा रिलायबल है। DDR SD रैम, ये डबल डाटा रेट SD रैम है, फास्टर है SD रैम से और ये डाटा को ट्वाइसली ट्रांसफ़र करती है ईच ब्लॉक में। DDR2 क्या है? ये सेकेंड जनरेशन है DDR की, जो जिसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। DDR3 थर्ड जनरेशन है DDR की, जो डिज़ाइन किया गया है मल्टी कोर प्रोसेसर्स के लिए। DDR4 क्या है? ये फोर्थ जनरेशन है जो DDR3 से भी फास्टर है। और RDRAM है रैम्बस डी रैम, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है SDRAM के कंपैरिजन में। इसके बाद है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम को देख लेते हैं। जो स्टैटिक रैम है उसको शॉर्ट में कहते हैं SRAM, और ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है, यानी कि ये ज़्यादा अच्छे से काम करती है और इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है और ये स्मॉल अमाउंट्स में वर्क करती है, जैसे कि कैश मेमोरी की तरह ये वर्क करती है। कैश मेमोरी क्या करती है? कैश मेमोरी से जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है और ताकि वो कंप्यूटर में डाटा स्टोर कर सके फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट है मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम। ओके, अब ये नाम थोड़ा सा टफ है बोलने में, मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में MRAM भी कहते हैं। आप इसको MRAM के नाम से कॉल कर सकते हो, ठीक है।
ये क्या है, एक न्यूअर टाइप ऑफ रैम है, मतलब एक नया रैम है जो जल्दी में डेवलप हुआ है। इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें मैग्नेटिक चार्जेस यूज़ होते हैं इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो पहले हमने पढ़े उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ होते थे, बट यहाँ पे मैग्नेट चार्ज यूज़ होता है। और इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्लेम करते हैं कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, और ये जो पावर है उसको लेस कंज्यूम करता है, कम कंज्यूम होता है, और इसका एक्सेस टाइम भी फास्टर है कंपेयरिंग टू अदर रैम्स। एम रैम क्या करता है, वो आपके कंटेंट को स्विच ऑफ हो जाने पर भी रिटेन करके रखता है, जिससे आपका जो डाटा है वो लूज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, आजकल की रैम जो होती है वो आप ऑफ भी हो जाएगा तब भी आपको आपका डाटा जो है दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेमोरी मॉड्यूल। एक मेमोरी मॉड्यूल क्या होता है, ये एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें मेमोरी चिप्स लगती हैं। ठीक है, तो ये एक मेमोरी मॉड्यूल है पूरा, और ये यहाँ पे रैम होती है, ये मेमोरी चिप्स हैं जिसमें आप मेमोरी चिप्स को लगा सकते हो। 2 टाइप्स की मेमोरी मॉड्यूल होती हैं, एक सिम्स एक डिम्स, SIMMS और DIMMS। SIMMS की फुल फॉर्म होती है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, और DIMMS का फुल फॉर्म होती है डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें क्या होता है, इसके अपोजिट साइड पे पिन्स होती हैं जिसकी वजह से उसका एक ही साइड से कनेक्ट हो सकता है, जिससे क्या होता है, एक साइड मेमोरी होती है। लेकिन डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल में अपोजिट साइड पे कोई भी पिन नहीं होती, तो ये दोनों साइड से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोम। रोम की जो फुल फॉर्म है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बारे में अब हम जानेंगे कि रोम क्या होता है। तो रोम भी होती है, एक मेमोरी चिप्स होती है एक तरह की, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, सिर्फ रीड ओनली होती है। इसमें हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो कंप्यूटर इसमें जो चीज़ें स्टोर है उनको लूज़ नहीं करता है। इन चिप्स में जो रोम चिप्स होती हैं उसमें डाटा हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकता है, इंफॉर्मेशंस भी रिकॉर्डेड हो सकती हैं जो कि परमानेंटली होती हैं, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते या फिर वो ब्लैंक नहीं होती हैं। रोम ज़्यादातर कंटेन होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस जिसको हम कहते हैं। जो इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है उसमें जो है ये रोम यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर फॉलो करता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड होता है। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जैसा कि आप जानते हो, उसको ऑन करने के लिए, चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो जब हम उसको लोड करते हैं तो कुछ रोम्स होती हैं वो उसको हेल्प करती हैं चलने, लोड होने के लिए। तो जो रोम चिप्स होती हैं वो कुछ प्रिंटर्स में भी होते हैं, कुछ और डिवाइसेस में भी रोम चिप्स लगी होती हैं। तो जो रोम चिप्स के मैन्युफैक्चरर होते हैं वो उसमें डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को पहले से ही स्टोर कर देते हैं जब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, और बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब सम वेरिएशंस ऑफ रोम चिप्स आर, अब इसके रोम चिप्स के कुछ वेरिएशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे प्रोम कहते हैं शॉर्ट में, PROM। ये एक ब्लैंक रोम होती है, ब्लैंक रोम, यानी इसमें जो आप हैं वो क्या कर सकते हैं, आइटम को इसमें प्लेस कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको इसमें सेव करनी है तो आप परमानेंटली इसमें सेव कर सकते हो, लेकिन बाद में वो इरेज नहीं होगा, वो परमानेंटली होगा। और इसको इसमें स्टोर करने के लिए जो प्रोग्रामर होते हैं वो माइक्रो कोड यूज़ करते हैं इसमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए प्रोम में। सेकंड है इरेजेबल प्रोग्रामेबल प्रोम। तो जैसे नेम से ही इसके क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि इरेजेबल है, यानी कि परमानेंट नहीं है, आप इसको इरेज भी कर सकते हो और दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हो। इसमें किसके थ्रू इरेज किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू। जो डाटा आपने पहले सेव किया उसको इरेज कर सकते हैं और फिर उसमें दोबारा से उस प्रोग्राम उसको कर सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रिकली EEPROM। अब इसमें क्या है, इरेजेबल भी है, प्रोग्रामेबल भी है, बट इलेक्ट्रिकली है। इसमें क्या होता है, इसमें आप इरेज कर सकते हो, दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन इरेज करने के लिए EEPROM में क्या यूज़ हो रहा था, अल्ट्रा वायलेट लाइट, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, माइक्रो कोड विद इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल से माइक्रो कोड को डिलीट या इरेज किया जाता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी।
कैच मेमोरी एक टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन और डाटा को सेव किया जा सकता है। ये कंप्यूटर और सीपीयू की जो स्पीड होती है उसको एनहांस करता है। जो आजकल के कंप्यूटर हैं उसमें कैश मेमोरी यूज़ होती है ताकि उसकी प्रोसेसिंग को इम्प्रूव किया जा सके। और ये जो आप डाटा और इंस्ट्रक्शन दे रहे हो फ्रिक्वेंटली जो यूज़ करते हो वो इसको स्टोर कर लेता है, जिससे जो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है और ये डायरेक्टली प्रोसेसर चिप में बनी हुई होती है। आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में 3 टाइप की कैच यूज़ की जाती है, कैच मेमोरी। एक L1 है जो कि डायरेक्टली प्रोसेसर चिप में होती है और इसकी कैपेसिटी बहुत ही थोड़ी स्मॉल होती है। L2 कैश है जो लाइटली स्लोवर होती है L1 से, इनकी स्पीड इसकी कम होती है बट इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है L1 से। L3 है जो कि प्रोसेसर में ना होकर करके मदरबोर्ड में होती है, ठीक है। तो L3 मदरबोर्ड में होती है। तो जब भी प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन या डाटा चाहिए जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, L1 में जाएगा। L1 में नहीं मिलेगा तो L2 में जाएगा, L2 में भी नहीं मिलेगा तो L3 में जाएगा। फिर L3 में जब नहीं मिलेगा तो वो रैम में जाएगा और रैम के बाद रैम में भी नहीं मिलता है तो वो हार्ड डिस्क यानी कि जो परमानेंट स्टोरेज होता है वहाँ पे इसको सर्च करेगा। तो ये जो है ये एक सीक्वेंस है कैश मेमोरी का कि कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। फिर है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी यूज़ की जाती है आपके डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने के लिए, यानी कि इसमें अगर आपने सेव कर दिया तो जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो उसमें स्टोर रहेगा और ये ऑपरेट्स एट ए स्लोअर रेट देन प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको जल्दी सेव कर लेता है बट सेकेंडरी मेमोरी में सेव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये परमानेंट होता है नेचर में, यानी कि जो चीज़ें आपने इसमें सेव कर दी वो इसमें सेव हो जाएंगी। और आपकी कंप्यूटर की लाइट चली गई या स्विच ऑफ हो गया तब भी आप उसको लूज़ नहीं करोगे। इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी कि वही है जब लाइट चली भी जाएगी या कंप्यूटर ऑफ भी हो जाएगा तो आप इसको इसका जो डाटा आपने सेव किया है वो लूज़ नहीं होगा, नहीं खोएगा। और इसको बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। कभी भी आप इसमें से जो भी आपने सेव किया है उसको आप रिट्राइव कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है हार्ड डिस्क, ठीक है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर में ही बनी हुई होती है। नेक्स्ट सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, आपको इसको रीड करके देखना है कि क्या आपने जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको आती हैं। उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।